हेलो स्टूडेंट्स, हेलो रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th चैप्टर सेकंड या यूनिट सेकंड कह लीजिए, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। एक होता है प्रिंसिपल, PAL, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल, सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक्चुअली आप इसे पार्ट फर्स्ट कह सकते हो। और इसमें जो हेनरी फ्योल है, हेनरी फ्योल जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके 14 सिद्धांत हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में माना जाता है इन्हें। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है, मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंस, उस पर 2 पार्ट में वीडियोस बना रखी है। और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इंग्लिश मीडियम में भी मैंने बना रखी है, वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। और हिंदी वाली जो पहली वीडियो थी आई बटन में, और इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आइए समय ना ख़राब करते हो, हम टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 12th प्रबंध के सिद्धांत पार्ट 2, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य या कथन होते हैं जो प्रबंध के निर्णय लेने या उनका मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये बेसिक फंडामेंटल्स फैक्ट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी हम मैनेजर डिसीजन लेते हैं या कार्य को मार्गदर्शन करते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं। ये उन घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण के आधार पर बनाए गए हैं जिनका प्रबंधकों द्वारा वास्तविक कार्य व्यवहार में सामना किया जाता है। मतलब ये ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पे बनाए गए हैं, और इसी के द्वारा ये जो आप भी एक्चुअली मैनेजमेंट में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। ये व्यवहारों से संबंधित होते हैं, विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न होते हैं, प्रबंध तकनीक से भिन्न होते हैं। जहाँ तकनीकें या कार्य करने की तकनीकें संबंधित हैं, वहीं सिद्धांत कार्य हेतु मार्गदर्शन करते हैं तथा निर्णयों में सहायक होते हैं। तो ये तो बेसिक्स है इसके बारे में। अब इनका नेचर पढ़ रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति देखिए क्या है। सबसे पहले क्या नेचर है इसकी? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सार प्रयुक्त होता है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। ये जो सिद्धांत हैं सभी तरह के संगठन में अप्लाई होते हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे स्मॉल हों, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। तो ये सार्वभौमिक है, खाली ये नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं, सब जगह लगते हैं। सामान्य मार्गदर्शन, ये जनरल गाइडलाइंस देते हैं। जो भी आपको मैनेजमेंट के लिए काम करना पड़ता है उसमें गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं ये, लेकिन ये समाधान नहीं बताते हैं, क्योंकि इसकी वास्तविक व्यावसायिक स्थितियाँ जटिल और गत्यात्मक होती हैं। नंबर 3, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। इसमें बिहेवियर और रिसर्च, ये बिहेवियर और रिसर्च द्वारा बनते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत अनुभव और फैक्ट्स के ऑब्जर्वेशन पे बने गए हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल है और शोध द्वारा बने गए हैं। 4th है लोचशील, फ्लेक्सिबल होते हैं। ये साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, उनकी तरह ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड है, रिजिड नहीं है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, परिस्थिति के अनुरूप इनमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 5, मुख्यतः व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इनकी प्रकृति मुख्यतः व्यवहारिक होती है, क्योंकि इनका उद्देश्य प्राणियों के जटिल व्यवहार को भी प्रभावित करना होता है। और कारण एवं परिणाम का संबंध इसमें इंपॉर्टेंट है। ये कारण और परिणाम के संबंध, कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है। ऐसे कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी कारण उसका प्रभाव होगा, ठीक है। तो ये सब परिणाम को बताते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, इंपॉर्टेंस, क्यों ये सिद्धांत अप्लाई होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूँ सभी बच्चों को कि बेटे हेडिंग लर्न, हेडिंग जो है बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। उससे कंसर्न 2-3 लाइनें, ये जो नोट्स मैं बता रहा हूँ, ये भी अगर आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है, आपका सारा फंडा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, महत्व क्या पढ़ते हैं। प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। जितने भी मैनेजर्स हैं उनको जो रियलिटी है उसका सूक्ष्म ज्ञान प्रदान कराते हैं। एक्चुअली ये जो सिद्धांत है विवेकफुल तरीके से निर्णय लेने, क्रियान्वयन करने, मार्गदर्शन करने में, इन सब में हेल्प करते हैं। समस्याओं को समझने की सहायता करते हैं, कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। तो इससे वास्तविकता का जो सूक्ष्म ज्ञान है सबको होने लग जाता है। सेकंड, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करते हैं हम, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। प्रबंध के सिद्धांत मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय प्रदान करते हुए इनका अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाते हैं। नंबर 10, साइंटिफिक निर्णय हैं। इस सिद्धांतों पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो वास्तविक, संतुलित और समुचित होते हैं। नंबर 4, परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। अगर मान लीजिए कि जो
चेंज होता है, एटमॉस्फेयर हर बिजनेस में चेंज होता है, प्रबंधन में भी बहुत सारा जो परिवर्तनशील वातावरण है उनकी जो आवश्यकताएं आती हैं, उनमें वो जो टेक्नोलॉजी होती है, उन नए नए परिवर्तनों को अपनाने में से सहायता मिलती है अगर सिद्धांत हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, इससे जितने भी मैनेजर हैं अपने जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समानता एवं कर्मचारियों की प्राथमिकता सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है इसमें। और नंबर 6 प्रबंध के प्रशिक्षण शिक्षा शोध, प्रबंध के जितने भी सिद्धांत हैं ये रिसर्च पे डेवलपमेंट करने के आधार पर कार्य करते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको वहाँ बता रहा था कि हेनरी फ्योल के सिद्धांत हैं, ये ही 14 सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है, एक साइंटिफिक है, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो देखिए हेनरी फ्योल के सिद्धांत, थोड़ा सा हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। देखो फ्योल की पृष्ठभूमि थोड़ा उनके बारे में पढ़ते हैं। जो हेनरी फ्योल थे वो 1941 से 1925 तक उनका जो लाइफ पूरा साइकिल था ये था। 1841 में पैदा हुए, 1925 में उनकी डेथ हो गई। ने खान इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर उन्होंने सबसे पहले एक माइनिंग की इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करी थी और एक कोयला खान कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य आरंभ किया था। ठीक है, कोल माइन जो कंपनी थी उसमें काम किया था एज ए इंजीनियर। और 1888 में वे मुख्य कार्यपालक के पद पर पहुंच गए थे। उस समय कंपनी दिवालियापन की स्थिति में थी। उन्हें चुनौती स्वीकार की और प्रबंधीय तकनीकों को लागू कर शक्तिशाली वित्तीय पृष्ठभूमि प्रदान की। निम्न उदाहरण के कारण उन्हें साधारण प्रबंध का जनक भी माना जाता है। अब जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके टर्म फर्स्ट में आएंगे तो आ सकता है कि साधारण प्रबंध का जनक किसे माना जाता है। अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, हेनरी फ्योल, टेलर, इस तरह से कोई भी नहीं, ये इनमें से कोई एक, इस तरह से। तो आप ध्यान रखना ये इनकी पृष्ठभूमि थी। अब हम इनके प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअली 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के द्वारा बनाए गए थे और उन्होंने उस कंपनी में जो कोयले वाली थी अप्लाई करा था और उस कंपनी को लॉस से बाहर निकाल के चला दिया था। तो आज तक ये जो है उनके जो हैं प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कार्य का विभाजन, जैसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने बताया था जितने भी कार्य हैं मैनेजमेंट के, कोई भी कार्य उनको छोटे छोटे में बांट कर, सारे कार्यों को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता, अनुभव, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेसिटी, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उसको बांट दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बड़ा काम है, ऑफिशियल काम है तो किसी सीनियर बंदे को मैनेजर को दो, लेकिन अगर कोई छोटा काम है, इधर उधर कुछ रखवाना है, सफाई करानी है तो 4th क्लास को दो। तो हर इंसान को उसकी क्वालिफिकेशन, योग्यता और क्षमता के अनुसार पर ही काम को बांटा जाता है। इसको कार्य का विभाजन कहते हैं। बार बार एक ही कार्य करने से कर्मचारी उसमें विशेषता प्राप्त कर लेता है, स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेता है और उसको उस कार्य में कार्य क्षमता और कुशलता उसकी बढ़ने लग जाती है। तो ये पहला सिद्धांत था कार्य का विभाजन। नंबर 2 है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, जिसको बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं। आगे एक चैप्टर ही है इस पर पूरा, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाता है, ठीक है, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कोई दायित्व दिया जाता है किसी काम को करने के लिए, उसको बोला जाता है, तो साथ साथ उसको अधिकार भी दिए जाने चाहिए। ये सिद्धांत हमें बताता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को जिम्मेवारी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसके साथ साथ उसको अधिकार भी देंगे तभी वो उस काम को कर पाएगा, अदरवाइज उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कह रहा है दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अधिकार का आशय निर्णय लेने की शक्ति से है, अधिकार का आशय कार्य के संबंध में दायित्व से भी है। छोटे से मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कि मान लीजिए अगर आप कोई पापा ने आपको कहा बेटे बिजली का बिल जमा करा क्या, ठीक है, वैसे तो आजकल ऑनलाइन कर ही देंगे, हम वैसे बता रहे हैं कि मैनुअली आज जमा करा के और 2000 रुपये का बिल था, वो 2000 रुपये आपको साथ में दे दिए, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फादर ने आपको दी। अब आपके फादर ने साथ में आपको बाइक की चाबी दे दी कि बेटे जाओ, आप बस से नहीं जाएंगे, मेट्रो से नहीं जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, आप बाइक से जाएंगे और आज जमा करा के शाम को मुझे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फादर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो काम दिया बिल जमा कराने का, वो तो था आपका उत्तरदायित्व। लेकिन इसके साथ जो आपको राइट दिया बाइक का कि आप बाइक से ही जाओ, फैसिलिटी है ताकि पैसे चोरी ना हो, आप टाइम वेस्ट ना करें, टाइम भी बचे और जल्दी काम हो जाए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अधिकार। तो जब तक अधिकार नहीं मिलते वो काम नहीं हो सकता। तो ये हमें सिद्धांत बताता था कि दोनों साथ साथ चलते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उत्तरदायित्व दिया जाता है, जिम्मेवारी दी जाती है, तो अधिकार भी साथ साथ चलते हैं। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है, सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। उत्तरदायित्व के बिना अधिकार नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है और अधिकार के बिना उत्तरदायित्व से शारीरिक कार्य नहीं कर सकता। तो यही कहने हम, ठीक है। और बाकी एक होता है अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, उसके बारे में आगे कभी डिस्कस करेंगे जब डिटेल में आएगा। आगे पढ़ रहे हैं हम नंबर 3 अनुशासन, डिसिप्लिन। थर्ड जो प्रिंसिपल था हेनरी फ्योल जी का, वो ये था कि अधीनस्थों द्वारा संगठन के साधारण नियमों के पालन को अनुशासन कहते हैं। देखो डिसिप्लिन होना किसी भी फर्म के एम्प्लॉयज़ के लिए, बॉस के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के लिए सभी स्तर हमने पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट में जितने सुपरवाइजर हैं,
उचित एवं स्पष्ट नियमों दंड के उचित प्रयोग की आवश्यकता होती है। इसका मतलब डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉइज में, अधीनस्थ में, मालिक में, सब में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और उसका सख्ती से पालन करने के लिए बोला था इन्हें, उसको पालन करना चाहिए। नंबर 4, आदेश की एकता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यूनिटी ऑफ कमांड बोला जाता है। इसके अनुसार, मैं ये नहीं बता रहा इसमें क्या लिखा है, मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करूँ। इसके अनुसार एक समय में एक अधिकारी से एक अधीनस्थ को एक समय में ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे अधिकारियों से एक साथ एक एम्प्लॉय को या अधीनस्थ को ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, आदेश नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो उस काम को कर नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये वाला बिल्कुल ठीक है, इसको बोला जाता है आदेश की। अब पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होने चाहिए था, उसी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। एक समय में एक अधिकारी एक अधीनस्थ को, एक समय में एक अधिकारी एक अधीनस्थ को ही ऑर्डर देगा, ठीक है। और वो जो अधिकारी है उसके आगे रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेह होगा। इससे उत्तरदायित्व निर्धारण करने में भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारण करने में भी आसानी रहती है। जैसे ये वाला जो बताया ये गलत है। मान लीजिए एक समय में एक बॉस था, ये बॉस 1 है, ये बॉस 2 है, ये बॉस 3 है, तीनों ने एक साथ एक बंदे को ऑर्डर दी, ये कर ये कर ये कर। उसने कहा मेरा पहले काम कर, B2 ने कहा मेरा कर, B3 का मेरा काम। अभी जो सबॉर्डिनेट है, अधीनस्थ है, ये कंफ्यूज हो गया पहले किसका करूँ, किसी का भी नहीं होगा। इसे आदेश की अनेकता बोला जाता है। तो ये गलत बताया और ये वाला सही बताया कि आदेश की एकता ये होना चाहिए, तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निर्देश की एकता। निर्देश की होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यह सिद्धांत कार्य की एकता तथा समन्वय को सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार समान गतिविधियों को एक ही समूह में रखना चाहिए, उनके कार्य की एक ही योजना होना चाहिए। तो कह रहा है डायरेक्शन जो आने चाहिए ऊपर सेम होनी चाहिए, सबके लिए सेम प्लानिंग होनी चाहिए और सेम ही ढंग से अप्लाई होना चाहिए। नंबर 6, सामूहिक हित से व्यक्तिगत हित का महत्व होना। वो हेनरी फॉल ये कहते थे कि कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को अपना व्यक्तिगत हित नहीं देखना चाहिए, सामूहिक हित को देखना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकती है, आगे जा सकती है। अगर हर इंसान कुछ नोटों के लिए, कुछ कागज के नोट के कागजों के लिए फ्रॉड कर देता अपनी कंपनी से, तो कंपनी डाउन में चली जाएगी, बेशक कोई गंदा पैसे कमा ले। तो यही कहना है कि व्यावसायिक उद्यम व्यक्तिगत कर्मचारियों के अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए व्यावसायिक संगठन हित की को व्यक्तियों के निजी हितों से ऊपर माना जाना चाहिए। तो सबको अपने पर्सनल इंटरेस्ट ना सोचकर कॉमन इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। फर्म के जो ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के जो उद्देश्य हैं उनके लिए काम करना चाहिए। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए जो कम से कम उन्हें एक उपयुक्त रहन सहन का स्तर उपलब्ध करा सके। तो वो ये भी कहते थे कि कर्मचारियों को सैलरी जो है, रेम्युनरेशन जो है वो पूरा देना चाहिए, पारिश्रमिक पूरा देना चाहिए, ताकि वो सेटिस्फाई रहे, कम से कम एक स्टैंडर्ड की ठीक ठाक जिंदगी जी सके, उनका रहन सहन का स्तर ठीक हो, इतना कम ना दो कि वो छोड़ के चले जाए। मेन एम्प्लॉयज़ के जाने के कारण ये पारिश्रमिक या रेम्युनरेशन ही होता है। तो कहते हैं उचित दिया जाना चाहिए, कम से कम जितने वो डिजर्व करते हो जरूर दिया जाना चाहिए। फिर है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सब पे आगे आगे डिटेल में है। ये होता है केंद्रीकरण होता है सेंट्रलाइजेशन और विकेंद्रीकरण होता है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो केंद्रीकरण के अंतर्गत ये एक चैप्टर आपका केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हम अधिकार, उत्तरदायित्व, उत्तरदेयता। तो आज हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल हम करेंगे जब ये चैप्टर आगे आएगा। तो कह रहा है केंद्रीकरण के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीकरण होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ऑर्डर हैं, वो सेंटर से एक जैसे आने चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो हायर अथॉरिटी, CEO, चेयरपर्सन, इनके पास ही होता है सारे अधिकार। तो यही कहना है जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, हायर मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं। जबकि जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होता है कामों को धीरे धीरे नीचे बांटना। तो विकेंद्रीकरण जो भी है उसके अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर तक फैला होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में तो ऊपर वाले नीचे को अपने अधिकार दे देते हैं, नीचे वाले आगे दे देते हैं और उनको राइट भी देते हैं काम करने के लिए, उसको बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बीच संतुलन होना चाहिए क्योंकि कोई भी संगठन पूर्णतः केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कह रहा है वो कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। 100% सेंट्रलाइजेशन, 100% डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, वो ये कह रहा है इसमें। आगे कह रहा है सोपान श्रृंखला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोपान श्रृंखला को बोलते हैं स्केलर चेन। क्या होता है, आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि मान लीजिए ये एक चेन चल रही है, ये एक हायर अथॉरिटीज़ है, फिर उसके नीचे ये है, फिर उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये। मान लो ये डी एम्प्लॉय सी से कुछ कहना चाहता है, मतलब ठीक है, डी एम्प्लॉय मान लीजिए इस जी से कुछ कहना चाहता है। तो ये जो हमें सोपान श्रृंखला बता रही थी कि एक श्रृंखला होती है, यहाँ से ऐसे चलेगा, ये डी सी को बोलेगा, सी अपने बॉस बी को बोलेगा, बी अपने बॉस ए को बोलेगा, ए यहाँ ई को बोलेगा, ई यहाँ एफ को बोलेगा, एफ यहाँ जी को बोलेगा, तब डी जी को कुछ कह सकता है अगर वो ऐसे कहना चाहता है। तो डायरेक्ट नहीं कह सकता, इसमें ही बोल रहा था। तो इसमें बताया गया है एक श्रृंखला चलती है, इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है। कि अगर एक सिस्टम होना चाहिए कि ये एम्प्लॉय पहले डी सी को, सी बी को, बी ए को, फिर ए आई को, ई एफ को और एफ जी को, इस तरह से
एक प्रोसेस के थ्रू ही काम होना चाहिए, इसको ही सोपान श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है, देखो पढ़ लेते हैं। प्राधिकार की रेखा जो आदेश की श्रृंखला तथा संदेशवाहन की श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। उच्च स्तर से दिए गए निर्देश आदेश मध्य स्तर के माध्यम से निम्न स्तर तक पहुंचते हैं। इसको इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि ए अगर बी को कुछ कहेगा तो बी को पहले बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा। ऐसे ए ई को कुछ बोलेगा तो ई ए ई को, ई एफ को, एफ जी को, इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है इस श्रृंखला का उपयोग करने से संगठन के आदेश की एकता आती है, दोहरे आदेशों से भ्रम छुटकारा मिलता है। वैसे तो बढ़िया बता रहा है, लेकिन इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर एक स्तर पर कार्यरत कर्मचारी समतल पट्टी के द्वारा से संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि डी मान लीजिए ए की पोजीशन पे और ये दोनों क्लर्क ही हैं, ए की पोजीशन पे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो ये डायरेक्ट कर सकता है समतल पट्टी से, मतलब डायरेक्ट काम इससे बोल सकता है बनस्पत इसके पहले सी को बोलेगा, बी को बोलेगा, ए को बोलेगा, इससे काम भी अटकेगा और टाइम भी बहुत लगेगा और ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डी जी अपने लेवल के एम्प्लॉय को दे सकता है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है स्केलर चैन, स्केलर चैन, सोपान श्रृंखला बोला जाता है इसको। आगे हम पढ़ रहे हैं उचित व्यवस्था। तो उचित व्यवस्था का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना तथा सही वस्तु को सही जगह पर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि सारा का सारा स्टाफ जो है एक दो या कॉमन टॉयलेट यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसकी चाबी है एक, तो सबसे अच्छी बात है कि उसको एक प्रॉपर जगह बनाकर उस की को यहाँ टांगा जाए। ठीक है, बॉस ने बोला है कि एक प्रॉपर जगह भाई यहाँ टांग देगा और जिसको जरूरत है यहाँ से ले लेगा और फिर लॉक करके ही रख देगा ताकि आउटसाइडर ना आए, इसलिए टॉयलेट में उन्होंने एक लॉक लगा रखा है। और मान लीजिए एक एम्प्लॉय अपनी जेब में लेकर चला गया उस चाबी को, बाकी ढूंढते रह जाएंगे, इमरजेंसी मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना और सही वस्तु को सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। उचित व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए कोई भी चीज़, कोई वस्तु है। अब हम पढ़ने समता, समता का होता है इक्विटी। तो ये कह रहा है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये नहीं कि जो बॉस है तो वो नीचे एम्प्लॉयज़ से 4th क्लास से गाली देकर मिसबिहेव में बात करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है इक्विटी होनी चाहिए, कर्मचारियों के साथ न्याय, उदारता, महत्वपूर्ण समानता, सब व्यवहार अच्छे से करने चाहिए, इसका अधिकतर योगदान प्राप्त हो सके ताकि उनका, और साथ में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद भी नहीं करना चाहिए। तो इक्विटी रखनी चाहिए एम्प्लॉयज़ में। और कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी फर्म में काम करते हैं तो हेंडीफील्ड जी कहते थे इस सिद्धांत के अनुसार कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए उनके कार्यकाल में, उन्हें बार बार पद से नहीं हटाना जाना चाहिए, उनके कार्य की सुरक्षा का विश्वास देना चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए कि भाई जब तक मैं हूँ जब तक ये फर्म है आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, बस आप जी तोड़ मेहनत कीजिए और आपकी सैलरी भी ठीक ठाक दी जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना टाइम जो देगा उतनी सैलरी उसको मिलेगी, ज़्यादा ओवर टाइम बोनस मिलेगा। तो कर्मचारी इसमें कार्यकाल में स्थायित्व जरूर उनको सेटिस्फाई, सिक्योरिटी की भावना जरूर बतानी चाहिए उनको। पहल होता है इनिशिएटिव। पहल का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति अब पहले कुछ अपने मतलब कोई काम है अपनी सलाह बताना चाहता है कि ये काम इस तरह कर सकते हो तो वो सुनना चाहिए। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि इनिशिएटिव जरूर होना चाहिए। कोई भी एक मान लीजिए एक नया बॉस आया है 2 साल से, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक 20 साल से एक एम्प्लॉय उस काम को कर रहा है, बहुत एक्सपर्ट है 20 साल में, तो वो नए बॉस को बता रहा है सर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, और नए बॉस ने उसको डांट दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनिशिएटिव भी मौका एम्प्लॉयज़ को दिया जाना चाहिए। हो सकता है वो एक्सपीरियंस वाला, क्योंकि वो रोज़ ये काम करता है तो ज़्यादा अच्छे से बता चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो ये जो इनिशिएटिव है कर्मचारियों में होनी चाहिए, सभी स्तरों पर होनी चाहिए, इससे उनको अनुमति होनी चाहिए पहल करने की, इससे वे प्रेरित और संतुष्ट होते हैं। और है एस्क्रेप डी क्रॉप बोलते हैं इसको, स्प्रिडी क्रॉप, सहयोग की भावना, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कॉरपोरेशन की भावना होना चाहिए, आज परस्पर तालमेल, परस्पर समझदारी, इससे काम करना चाहिए, इससे दृढ़ता आती है, समन्वय आता है, सब चीज़ें आती हैं और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलता है। इसी के साथ इसका जो पहला पार्ट है हेनरी फॉयल के 14 सिद्धांत खत्म होते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा बेल को जरूर प्रेस करें ताकि इन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्टिव वीडियो आप तक मिल सके, आपको समय से पहुंच सके। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी में बहुत सारी वीडियोस 12th के और 11th आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी बना रखी हैं, और प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत सारी वीडियो है, डीओ के सर्कुलर भी मैं इस पर टाइम पर डालता रहता हूँ। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्दी सेकंड वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आपका इस वीडियो चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।